हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि है हिस्ट्री से। और हम देखेंगे हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन है लुई 14, लुई 15, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर लुई 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुई 16। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1789 में हुई थी। राजा कौन था? लुई 16। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे। ऑप्शन है केवल पादरी, केवल कुलीन वर्ग, किसान, कारीगर, व्यापारी और वकील, या फिर केवल राजा और उसके मंत्री। तो तीसरे स्टेट में जो थे वो थे किसान, कारीगर, व्यापारी और वकील। अगला क्वेश्चन है कि टाइड नामक कर क्या था। टाइड क्या था? एक टैक्स था। तो वो क्या था? चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, कि राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था, नमक पर कर था, या फिर सामंती प्रभुओं को दिए जाने वाला शुल्क था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन है कि किस किस दार्शनिक ने सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन है जॉन लॉक ने, जीन जैक्स रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, या फिर वॉल्टेयर ने। तो सामाजिक अनुबंध जो लिखी थी वो लिखी थी जीन जैक्स रूसो ने। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, शांति और रोटी, ज्ञान विज्ञान और तर्क, फिर एक राजा एक कानून एक विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टिल के किले पर हमला कब हुआ था। ऑप्शन है 5 मई 1790, 20 जून 1790, 14 जुलाई 1790, या फिर 26 अगस्त 1790। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेस्टिल के किले पर जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1790 को, यानी कि 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस कोड की शपथ किस घटना से जुड़ी है। ऑप्शन है पादरी वर्ग द्वारा करों का विरोध, तीसरे एस्टेट द्वारा संविधान तैयार करने का संकल्प, राजा द्वारा एस्टेट्स जनरल का विघटन, या फिर बेस्टिल का पतन। टेनिस कोड ओथ जो है वो जुड़ी है तीसरे स्टेट द्वारा संविधान तैयार करने का संकल्प, इस घटना से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे स्टेट ने खुद को राष्ट्रीय असेंबली कब घोषित किया। 5 मई 1790 को, 17 जून 1790 को, 14 जुलाई 1790 को, या फिर 26 अगस्त 1790 को। तो उसने अपने राष्ट्रीय असेंबली कब घोषित किया था? 17 जून 1790 को। अगला क्वेश्चन है कि राजा लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट किस देश की राजकुमारी थी। इंग्लैंड की, पर्शिया की, ऑस्ट्रिया की, या फिर स्पेन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा कब पारित की गई। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा कब पारित की गई। 14 जुलाई 1790, 26 अगस्त 1790, 10 अगस्त 1792, या फिर 21 जनवरी 1793। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अगस्त 1790 को। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। फ्रैंक, यूरो, सिक्का, या फिर लिब्रे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिब्रे थी। अगला क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने सरकार के अंदर शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन है जियाक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, या फिर जॉन लॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है कि आतंक के शासन का नेता कौन था, यानी कि 1793 से 1794 उसका नेता कौन था। ऑप्शन है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जॉर्ज डेंटन, नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर मिराबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अगला क्वेश्चन है कि रोबेस्पियर ने अपने विरोधियों को दंडित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया। ऑप्शन है फांसी का फंदा, गिलोटिन, राइफल, या फिर तलवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता था? जिसमें गर्दन रख के गर्दन काट देते थे, ऊपर से एक ब्लेड गिराते थे और गर्दन काट देते थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में राजतंत्र कब समाप्त हुआ और उसे गणतंत्र घोषित किया गया। 1789, 1791, 1792, या फिर 1794। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1792। अगला क्वेश्चन है कि राजा लुई 16 को कब फांसी दी गई। अगस्त 1792 में, जनवरी 1793 में, जुलाई 1793 में, या फिर जुलाई 1794 में। तो राजा लुई 16 को फांसी जो दी गई वो जनवरी 1793 को दी गई। अगला क्वेश्चन है कि रोबेस्पियर को कब फांसी दी गई जिससे आतंक का शासन समाप्त हो गया। जनवरी 1793, अक्टूबर 1795, सितंबर 1804, या फिर जुलाई 1794। रोबेस्पियर को जो फांसी दी गई वो दी गई जुलाई 1794 में।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक क्लब कौन सा था? ऑप्शन है जीरोंदिन क्लब, फ्यूइलेंट क्लब, जैकोबिन क्लब या फिर कॉर्टेलियर क्लब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैकोबिन क्लब। अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है क्लॉट्स, सैन क्यूलॉट्स, रोबिस्ट या फिर मोना क्रिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैन क्यूलॉट्स नाम से। अगला क्वेश्चन है कि मार्सिलेज क्या है? ऑप्शन से जैकोबिन क्लब का मुख्यालय, एक क्रांतिकारी अखबार, फ्रांस का राष्ट्रगान या फिर नेपोलियन की जन्मभूमि। तो जो मार्सिलेज है वो क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट फेयर क्या था? राजा द्वारा तीसरे एस्टेट को भंग करने का डर, 1789 में ग्रामीण क्षेत्रों में फैली किसानों की व्यापक दहशत, विदेशी सेनाओं द्वारा फ्रांस पर आक्रमण का डर या फिर पेरिस में भोजन की कमी का डर। तो जो ग्रेट फेयर था वो था 1789 में ग्रामीण क्षेत्रों में फैली किसानों की व्यापक दहशत। अगला क्वेश्चन है कि रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस में कौन सी नई सरकार आई? ऑप्शन है साम्राज्य, बोर्बन राजतंत्र, तानाशाही या फिर डायरेक्टरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को समाप्त करके फ्रांस पर नियंत्रण कब लिया? ऑप्शन है 1795, 1799, 1804 या फिर 1815। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1799 को। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन को किस युद्ध में अंतिम हार का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है ऑस्टरलिट्स का युद्ध, लिप्जिंग का युद्ध, ट्रफलगर का युद्ध या फिर वाटरलू का युद्ध। तो नेपोलियन को जो हार मिली वो मिली वाटरलू के युद्ध में, अंतिम हार मिली मतलब। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने किस वर्ष खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? 1799, 1802, 4 या 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1804 में। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन को वाटरलू के बाद किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? ऑप्शन है एल्बा द्वीप, कोर्सिका द्वीप, सर्डिनिया द्वीप या फिर सेंट हेलेना द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट हेलेना द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कानून की शक्ति को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है पंखों वाली महिला, टूटी हुई जंजीर, लाल टोपी या फिर कानून का फंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंखों वाली महिला, यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि 1791 के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? ऑप्शन है सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष, 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे, सभी पादरी और कुलीन या फिर केवल शिक्षित पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे, वही सक्रिय नागरिक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1791, 1848, 1944 या फिर 1918। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1944 में। अच्छा, इसमें क्या है कि कानूनी रूप से 1944 में उनको मिला था, लेकिन 1946 से वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16 ने परिवार सहित भागने का असफल प्रयास कब किया, जिसे वर्नेस की उड़ान कहा जाता है? ऑप्शन है 1789, 1791, 1790 या फिर 1792। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1791 जून में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग को करों का भुगतान करने से छूट थी? ऑप्शन है केवल किसान, केवल व्यापारी, पादरी और कुलीन वर्ग, केवल पादरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पादरी और कुलीन वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में कौन सा कैलेंडर पेश किया गया था? ऑप्शन है क्रांतिकारी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या फिर रोमन कैलेंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रांतिकारी कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 स्टेट थे। कौन कौन से? पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। पहले स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आते थे आम लोग, जिसमें पूंजीपति, किसान और मजदूर भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से पहले किसानों द्वारा राज्य को सीधे अदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर, क्या कहलाता था? ऑप्शन है टाइड, गैबेल, टैले या फिर असीनियत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टैले कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति से पहले फ्रांस में नमक पर लगाए जाने वाले व्यापक और अलोकप्रिय कर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है टैले, टाइड, विंगटियन, टेम या फिर गैबेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैबेल। अगला क्वेश्चन है कि रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद आतंकी शासन का अंत किस नाम से जाना जाता है, जो क्रांति के कैलेंडर के 1 महीने के नाम पर आधारित है? ऑप्शन है ब्रूमेयर का तख्तापलट, थर्मिडोरियन रिएक्शन या फिर वेलमी का दिन या फिर वियना समझौता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्मिडोरियन रिएक्शन।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में पहली बार महिलाओं के लिए संगठित राजनीतिक क्लब का क्या नाम था, जिसकी स्थापना 1793 में हुई थी। ऑप्शन है द सोसाइटी ऑफ लिबर्टी वीमेन, क्लब ऑफ द रीन ऑफ टेरर, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वीमेन, या फिर फ्रेंच वीमेंस यूनियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वीमेंस। कब हुई थी? 1793 में। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई जंजीर फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में किसका प्रतीक था। ऑप्शन है शाही शक्तिकांत, दासता से मुक्ति और स्वतंत्र होने का कार्य, राष्ट्रीय एकता, या फिर कानून की संप्रभुता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दासता से मुक्ति और स्वतंत्र होने का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि कानून की आत्मा किसने लिखी। जीन जैक्स रूसो, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, या फिर मॉन्टेस्क्यू ने। तो जो कानून की आत्मा लिखी है वो लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है जीन जैक्स रूसो, वॉल्टेयर, लुई 16, या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुई 16 के थे ये शब्द, कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। अगला क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। 1815, 16, 17 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है। ऑप्शन है जीन जैक्स रूसो, नेपोलियन, लुई 16, या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपोलियन ने कही थी कि अगर यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।